नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और आज हम बात करेंगे एक और फर्जी किसान आंदोलन की, जो कि 2 दिन चल के समाप्त हो गया और जिस पे तुर्रा ये दिया गया था कि साहब कि जब तक कानून नहीं आ जाएगा तब तक ये चलता रहेगा, लेकिन एक लॉलीपॉप पे ही वो समाप्त कर दिया गया। हमारे साथ है विजय सरदाना जी, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में बहुत ही गहराई से जानते हैं। आपका स्वागत है विजय जी। नमस्कार सर। तो ये जो आंदोलन आरंभ किया गया था यहाँ पर सूरजमुखी के लिए, और सूरजमुखी की एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है, लेकिन प्रोक्योरमेंट तो सरकार करती नहीं है। तो आज समाचार यह आ रहा है कि 2 दिन से चल रहा हुआ धरना प्रदर्शन इस बात पर समाप्त हुआ कि सरकार ने कहा कि एमएसपी पे खरीद की जाएगी। तो ये कौन सा लॉलीपॉप है जिसको तुरंत पकड़ लिया किसानों ने और धरना समाप्त कर दिया, और अपनी जो मूल मांग हमारे डकैत साहब जो हैं, राकेश डकैत, जो कर रहे थे कि साहब कि ये जब तक एमएसपी का कानून नहीं बन जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये जरा हमें विस्तार से समझाएं। संजय जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस तरह से सरकार हर छोटे कदम पे घुटने टेक रही है, ये आने वाले समय में अपने लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रही है। 2024 के चुनाव से पहले 2 क्रॉप सीजन अभी आने वाले हैं। अभी एक फसल आएगी अक्टूबर नवंबर में और फिर एक फसल आएगी मार्च अप्रैल में। ये हमें इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से आज आपने सूरजमुखी का कहा है, बहुत अच्छी बात है। कल को आप सरसों की फसल आएगी, फिर सोयाबीन की फसल आएगी, फिर बहुत सारी दालों की फसलें आएंगी, फिर कॉटन की फसल आएगी, फिर गेहूं की आएगी, फिर पैडी की आएगी और बहुत सारी, करीब 26 फसलें हैं जिस पे सरकार एमएसपी घोषित करती है। क्या सरकार सारी फसलों पे एमएसपी घोषित करेगी और फसलें खरीदेगी? अब मुद्दा ये है, क्योंकि किसानों को अगर ये लगता है कि हम सड़क जाम करेंगे एमएसपी मिल जाएगा, तो आपने एक बहुत सिंपल सा रास्ता सरकार ने किसान नेताओं को दे दिया है कि आने वाले दिनों में जब भी फसलों के हार्वेस्टिंग होगी, इस देश के अंदर सड़कें जाम होंगी। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई है कि इलॉजिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस देश में है। उसका कारण यह है कि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने कहने को 60,000 वैरायटीज लॉन्च कर दी, लेकिन काम की 6 भी नहीं है जिससे किसानों की गरीबी दूर हो जाए। तो ये चल क्या रहा है इस पूरे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में? मुझे लगता है इसमें एक बहुत गंभीर चिंतन की जरूरत है। किसान आंदोलन के बाद मुझे लगता है सरकार ने समझ लिया है कि खेती उनके बस की बात नहीं है। राज्य सरकारें क्या करेंगी, क्योंकि खेती राज्यों का सब्जेक्ट है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जो आगाज है अभी, इससे आप सिर्फ किसान नेताओं के हौसले बुलंद कर रहे हैं। ऑपोजिशन इसका पूरा फायदा उठाएगा और मोदी सरकार और राज्य सरकारों की क्या नीति है, ये कहीं पे भी कोई लॉजिक इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ये आप हमें जरा ये सूरजमुखी जो आंदोलन हो रहा है इसकी जो इकोनॉमी तो समझाएं थोड़ी सी। सर देखिए, जहां तक बात है सूरजमुखी की, मैं पिछले 10 साल का आंकड़ा आपके दर्शकों के लिए सामने रख देता हूं। करीब पिछले 10 साल के अंदर मैंने एक छोटा सा असेसमेंट किया था और बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया, मेरे चैनल पे है, अपने साथी लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं सर। 2012-13 में हिंदुस्तान में सूर्यमुखी की जो खेती होती थी वो 0.83 मिलियन हेक्टेयर में थी। करीब अब 1.25 हेक्टेयर की आप बात कर लीजिए। 2022-23 में वो घट के हो गई 2,70,000। इसका मतलब किसानों को पिछले 10 साल में ये बात समझ में आ गई कि सूर्यमुखी में प्रॉफिट नहीं है, और किसान थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके सूरजमुखी से बाहर निकल गए। उसका कारण क्या हुआ?
कारण ये हुआ कि जो प्रोडक्शन है हिंदुस्तान में वो करीब 0.5 मिलियन टन होती थी, वो घट के 1/4 मिलियन टन रह गई, मतलब आधी से भी कम रह गई। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जो कंजम्पशन है सूरजमुखी का, जो भी होता है वो खासकर साउदर्न स्टेट्स में होता है। तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, उस क्षेत्र में कंजम्पशन होता है इस एडिबल ऑयल का। और ज्यादातर एडिबल ऑयल जो सनफ्लावर है वो लोग इंपोर्ट करके, ब्रांडिंग करके, पैकिंग करके बेचते हैं। ये स्थिति है आज। और उसका मूल आधार ये है कि सूरजमुखी के अंदर जो ईल्ड है, जो खेतों में किसान अगर बीज लगा भी लेता है और हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के हिसाब से अगर वो खेती कर भी लेता है, तो एवरेज ईल्ड जो हिंदुस्तान में है वो 1 टन पर हेक्टेयर से भी कम है, करीब 950 किलो पर हेक्टेयर। अब 950 किलो पर हेक्टेयर की फसल में अब आप हिसाब लगा लीजिए कि किसान का अगर आप डेली वेजेस कॉस्ट भी जोड़ देंगे तो ये अनवायबल क्रॉप है। और स्थिति ये है कि बिकॉज यील्ड इतनी कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि आप उसमें ट्रैक्टर की कॉस्ट पर हेक्टेयर के हिसाब से जोड़ेंगे, लेबर की पर हेक्टेयर के हिसाब से जोड़ेंगे, खाद की पर हेक्टेयर के हिसाब से जोड़ेंगे, उसमें बाकी इरिगेशन पर हेक्टेयर के हिसाब से जोड़ेंगे, बाकी सब चीजें पर हेक्टेयर के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग होगी। और आउटपुट आ रहा है 1 टन से भी कम। तो आज कुल मिला के स्थिति ये है कि आपका जो एमएसपी है वो भारत सरकार ने इतनी लो कॉस्ट ऑफ लो यील्ड के कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो करीब 42-44 रुपए किलो बैठती है। अगर मैं सीएसईपी के हिसाब से जाऊं, उसमें आप अगर 50% मार्जिन भी जोड़ देते हैं तो आपको करीब 62-64 रुपए का एमएसपी बैठता है। तो 40-42 रुपए की अगर आपकी कॉस्टिंग है, मतलब कि रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, और आप उसको अंदर 50% एमएसपी जोड़ देते हैं, तो मतलब 50% मार्जिन जोड़ के आप एमएसपी डिक्लेयर करते हैं, तो 64 रुपए करीब हो गया। अब 64 रुपए किलो का अगर मैं सोयाबीन खरीदता हूं और उसमें से तेल निकालता हूं, अगर मैं 50% यील्ड भी मान लू, ऑयल यील्ड एक्सट्रैक्शन की, मैं हाइपोथेटिकल और हायर साइड में ले रहा हूं, मैं अगर 50% भी यील्ड मान लूं तो 1 किलो सूर्यमुखी का तेल पैदा करने के लिए मुझे 2 किलो बीज चाहिए। 2 किलो बीज का मतलब है 64 इंटू 2, 128 रुपए का तो मेरे पास रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया। और आज स्थिति यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 84 रुपए किलो आपको रिफाइंड तेल मिल रहा है। तो 84 रुपए किलो का मैं तेल खरीदूंगा या 128 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद के उसमें से तेल निकालूंगा, जिसमें मैंने प्रोसेसिंग, हैंडलिंग कॉस्ट, मंडी टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, कमीशंस, होल लॉट ऑफ जो खर्चे होते हैं, करीब 10 रुपए किलो के आसपास आप एक एस्टिमेटेड कॉस्ट मान लीजिए, जो ओवरहेड हम इंडस्ट्री में कैलकुलेट करते हैं 10 से 15 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी पैकेजिंग और किस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर 128 प्लस अगर मैं 12 रुपए भी जोड़ देता हूं तो 140 रुपए किलो तेल बनता है अगर मैं हिंदुस्तान के किसान से सूरजमुखी खरीदता हूं। लेकिन वही सूरजमुखी का तेल मुझे अंतरराष्ट्रीय बाजार में 84 रुपए में मिल रहा है। और फिर मजे की बात, 84 रुपए के तेल पे भारत सरकार की कस्टम ड्यूटी हार्डली 5, 7, 10, 15% होती है, और जब भी महंगाई बढ़ती है तो वो कस्टम ड्यूटी और कम कर देते हैं। ये एक बड़ा विचित्र उल्टा कॉन्सेप्ट हो रहा है इस समय ऑयल सीड के अंदर, कि जहां आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, वहां कस्टम ड्यूटी कम करते जा रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि सोयाबीन तो कंज्यूमर के लिए ज्यादा देखते हैं, तो कंज्यूमर के लिए कम कर देते हैं कि साहब कंज्यूमर को हाई नहीं पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, यही तो मैं कहने मिसमैच है कि कंज्यूमर को तो अधिक नहीं पड़े और किसानों को अधिक पैसा मिले, इसमें कौन मारा जाएगा?
सर ये हो नहीं सकता। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर में एक बात हमको समझनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर नीड्स वर्केबल कॉम्प्रोमाइजेस, और दुनिया में कहीं पे भी एमएसपी का कॉन्सेप्ट नहीं है। एमएसपी एक शॉर्टेज इकोनॉमी का फॉर्मूला है। जब आपने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया था, हिंदुस्तान में जब अनाज नहीं था और किसान खेती नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने गुजारे के लिए खेती करते थे, उस समय एग्रीकल्चर मार्केटिंग या कमर्शलाइजेशन या सरप्लस की हम बात नहीं करते थे, क्योंकि हिंदुस्तान ऑलमोस्ट 80% गांव में रहता था। थोड़ा बहुत जो सरप्लस होता था उससे शहरों का गुजारा चल जाता था, और उस समय हम लोग आयात भी कर लेते थे गेहूं। लेकिन जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद जब हम लोगों ने हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी, उसके बाद किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कि अगर किसान का यह कहना था कि अगर हम गेहूं चावल उगा लेंगे तो हमसे खरीदेगा कौन, उस स्थिति में एमएसपी की शुरुआत हुई सिर्फ गेहूं चावल को लेके कि ठीक है आप गेहूं उगाइए, हम आपसे इतनी कीमत पे खरीद लेगी सरकार, क्योंकि सरकार को पीडीएस के लिए चाहिए था। तो किसानों को प्रोत्साहन मिला, किसानों ने गेहूं चावल लगाया और सरकार की जरूरतें पूरी हुई। लेकिन साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और बाजार को हम लोगों ने ढंग से डेवलप नहीं किया, क्योंकि सो कॉल्ड जितने भी पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे राज्यसभा मेंबर हो, आप उनका बायोडाटा उठा के देख लीजिए, मेजॉरिटी अपने नाम के आगे फार्मिंग एज ए प्रोफेशन लिखता है। तो हर आदमी को इसमें एक राजनीतिक एंगल दिखा और पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर एक राजनीति का अखाड़ा बन गया। कहीं कोई कमर्शियल सेंस नहीं आया, कहीं कोई रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की हमने बात नहीं करी। एग्रीकल्चर रिसर्च में साइंटिस्टों ने अपनी प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए दुनिया भर की वैरायटीज लॉन्च कर दी, जिसका कोई कमर्शियल लॉजिक नहीं था, कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, किसानों को वो वैरायटीज पसंद भी नहीं थी। लेकिन भारत सरकार उन वैरायटीज को रिलीज करती गई और आईसीआर पे बजट खर्चा होता गया। किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, देश की महंगाई को कंट्रोल हमने नहीं किया। कुल मिला के आज स्थिति ये हो गई कि एग्रीकल्चर एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। तो जो भी सत्ता में होता है उसको प्रोटेस्ट झेलना पड़ता है, और जो अपोजिशन में होता है वो किसानों के साथ खड़ा होके एमएसपी के खरीद करो, किसानों को मुआवजा दो, लोन माफी करो। ये 3 एजेंडा लेके परमानेंट हिंदुस्तान में पिछले 20 साल से राजनीति हो रही है, और आज की घटना के बाद इसमें और बूस्टर का काम करेगा। आप 24 तक देखिएगा कितने प्रदर्शन और होने वाले। अब इसी की बात करें, जैसे एमएसपी पे जो 26 की जो डिक्लेयर करती है, तो इनका प्रोक्योरमेंट तो सरकार करती नहीं। प्रोक्योरमेंट तो सिर्फ गेहूं और धान और मेरे ख्याल से 1-2 और जो है उनका शायद करती है। तो बाकी की एमएसपी जो डिक्लेयर होती है, वो जो उनका डिफरेंस है वो किस तरह से, क्या 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 मैकेनिज्म है, जरा समझाएं। इसीलिए तो एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं वो। अब एमएसपी गारंटी अगर ये करवा देंगे तब तो फिर मेरे ख्याल से खरीद होना ही बंद हो जाएगी, सरकारी खरीद के अलावा। सर भारत सरकार, मुझे नहीं पता कि सरकार के पास कोई प्लान है या नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, अगर आज आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूं कि टोटल जो प्रोडक्शन है भारत सरकार के पास, वो करीब, अगर उसकी वैल्यू लगाएं तो इस समय करीब उसकी वैल्यू होगी करीब 30 से 35 या करीब 40 लाख करोड़ की। एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है हिंदुस्तान में, उसकी डिपेंड करता है कि आंकड़े हम कौन से और किस बात के ले रहे हैं और उसकी क्या प्राइसिंग कर रहे हैं। 26 फसलें ऐसी हैं जिसको आप ये कह सकते हैं कि जिस पे एमएसपी डिक्लेयर होती है। उन 26 फसलों की वैल्यू
कम से कम नहीं तो आज की तारीख में 18 से 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास। अब सरकार के सामने दो चीजें हैं जो हमें समझना होगा। पहली बात तो यह है कि एक फसलें वो हैं जो हिंदुस्तान में कॉस्ट इफेक्टिव है, शॉर्टेज है, उसको तो प्राइवेट सेक्टर भी खरीद लेगा। दूसरी वो फसलें हैं जिसमें भारत में शॉर्टेज है लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट सस्ते हैं, हिंदुस्तान में रेट कम है। उसमें क्लासिक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है सूरजमुखी का तेल, मतलब सनफ्लावर ऑयल की हम बात कर रहे हैं। तो होगा इसमें ये कि सनफ्लावर ऑयल प्राइवेट सेक्टर खरीद लेगा, मान लीजिए 40-42 रुपए में, क्योंकि 40-42 रुपए में खरीदूंगा तो मुझे रॉ मटेरियल कॉस्ट बैठ जाएगी करीब 84-85 रुपए, जो अंतरराष्ट्रीय रेट मुझे तेल का मिल रहा है। मैं उसमें 10 रुपए 15 रुपए लगा के प्रोसेसिंग पैकिंग करके मैं निपटा सकता हूं, क्योंकि जो आयातित होगा उसमें थोड़ी बहुत कस्टम ड्यूटी होगी, हैंडलिंग चार्जेस होगी, तो मैं एट पार मैं अपना माल पैदा कर लूंगा और अपनी मार्केटिंग के हिसाब से मैं उसको बेच लूंगा। उसमें मेरा डॉलर रिस्क भी नहीं रहता है, बाकी चैलेंजेस थोड़े कम हो जाते हैं। ये स्थिति अगर आती है हिंदुस्तान में तो होता क्या है कि 62-64 रुपए का जो एमएसपी है, अगर बाजार उसके 42-44 रुपए देता है तो जो 20 रुपए का डिफरेंस है पर केजी या 20,000 रुपए टन, अब सरकार ये कह सकती है कि हम उसको भावांतर योजना के तहत आपको दे सकते हैं 20,000 रुपए टन। ये मैं उस फसल की बात कर रहा हूं जो हिंदुस्तान में मात्र 2.5 लाख टन होती है बस। तो ये आप एफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल। अब ये स्थिति मान लीजिए कल को वीट की या मक्के की, मैं जो पढ़ रहा हूं ये अंतर जो है ये राज्य सरकार देती है या केंद्र सरकार देती है? सर जहां तक बात है एग्रीकल्चर की, राज्य सरकार को देना है। तो ये भावांतर योजना राज्य सरकार को लागू करनी, राज्य सरकार की लागू होती है। तो फिर तो ये राज्य सरकारें हैं, ये पंजाब की क्यों नहीं दे रही है, राजस्थान की क्यों नहीं दे रही है, वहां क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? सर मैं यही तो कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकारें डेस्परेट लग रही हैं। और प्रॉब्लम अब क्या होगी कि अगर ये फसल दे रहे हैं तो हरियाणा के बाहर भी जो प्रोडक्शन हो रहा होगा व्यापारी उसको भी स्मगल करके हरियाणा ले आएंगे। आप देखिएगा, करप्शन होगा, डेटा मैनिपुलेशन होगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी की इतनी कम है। अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई किसान मान लीजिए ये बोल दे कि साहब मेरे खेत में तो 1.5 टन पैदा हुआ था, आप उसको मना करोगे? वो 20 टन तो मांग नहीं रहा। मान लीजिए उसके खेत में 800-900 किलो या 1 टन पैदा हुआ, वह पंजाब से माल उठा लाया 40 रुपए में, यहां आके उसने 60 रुपए में सरकार को चिपका दिया और ये कहा कि साहब मेरे पास 10 एकड़ जमीन थी, 1.5 टन के हिसाब से, या 10 हेक्टेयर जमीन थी, 1.5 टन के हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए, 5 टन एक्स्ट्रा हो गया। 5 टन में 3 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा बन गए। 3 लाख में अगर आपने 40-42 रुपए का भी माल बेच दिया तो लाख रुपए एक्स्ट्रा आपका बन गया। कहने का मतलब ये है कि इस समय खेतों में, मंडियों में, जहां पे भी बिक्री केंद्र या क्रय केंद्र होंगे वहां अच्छी खासी धांधली होगी। आप बोलते रहिए ऐप में एंट्री करिए, ऐप में एंट्री करने में क्या जाता है, मैं 1 टन की जगह 1.5 टन लिख दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला। आपके पास कोई डेटा है? आपने कोई पहले सर्वे किया कि भाई किस किस किसान ने सूरजमुखी उगाया और किस किस को कितना कंपनसेशन देना? तो कुल मिला के लेकिन ये तो मैं ये बार तो किया बार जा सकता है ना कि जो किसान जो है वो हरियाणा का होगा उसको ही मिलेगी, बाहर वाले किसान को नहीं मिलेगी। बिल्कुल वो होता है, क्योंकि आप उसमें लैंड का मार्किंग, खसरा, गांव का एड्रेस, आधार नंबर, वो सब डाल देंगे आप। लेकिन सर ये कैसे पता लगाएंगे कि मेरी अपनी फसल कितनी थी और बाजार से खरीद के मैं कितनी लाया? मान लीजिए मेरे अपने खेत में 3 टन माल पैदा हुआ, मैं बाजार से 2 टन और खरीद के लाया, खरीद केंद्र में मैं चला गया 5 टन माल लेके, लीजिए खरीदिए, क्योंकि मेरे को पर टन 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है बाजार से भी अगर मैं खरीद के लाता हूं तो 40,000 रुपए व्यापारी को या किसान को, आधे व्यापारी तो खुद ही किसान है।
पंजाब में एफसीआई में गेहूं और पैडी में क्या होता था, बिहार, हरियाणा, यूपी वगैरह से इधर उधर से जो खरीदारी होती थी, क्यों हंगामा किया? पंजाब सरकार क्यों इस बात का विरोध कर रही थी कि हम डेटा एंट्री नहीं करेंगे सिस्टम में, आप सिर्फ पेमेंट करिए। आपको याद होगा, आप किसान आंदोलन के बाद बादल साहब ने स्टैंड लिया कि हम डेटा बेस नहीं एंट्री करेंगे, किसानों का डेटा एंट्री नहीं करेंगे। उसका कारण यही था क्योंकि व्यापारी जो पीडीएस का माल जाता था, आप जाके पुराने एफसीआई के अधिकारियों से पूछिए कैसे खेल होता था। पूरा का पूरा रैक जो पंजाब से बिहार जाता था वापस ट्रकों में भर के पंजाब आ जाता था और वापस गोडाउन में रख दिया जाता था। और जैसे ही सरकारी खरीद शुरू होती थी, वो पूरे के पूरे गोडाउन वापस एफसीआई को बेच दिए जाते थे। ऐसे ही थोड़ी पंजाब के अंदर इतना घपला हुआ और इतना आंदोलन हुआ एफसीआई को लेके। क्यों इतना बवाल हुआ व्यापारियों द्वारा पंजाब में? उसके पीछे पैसे का बहुत बड़ा खेल था। पंजाब की मंडियां, ये कहा जाता है कि सिर्फ 500 परिवार हैं जो पंजाब का पूरा मंडी सिस्टम कंट्रोल करते हैं और सारे के सारे पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खेल है। तो आने वाले दिनों में इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सिस्टम चल रहा है, प्रोडक्शन पे हम, प्रोडक्टिविटी पे हम फोकस नहीं कर रहे, क्वालिटी पे हम फोकस नहीं कर रहे, उन फसलों पे हम फोकस कर रहे हैं जिसको एफसीआई खरीदती है या सरकारें खरीदती हैं। बाजार से कोई लेना देना नहीं है, ना व्यापारी बाजार जाना चाहता है, ना किसान बाजार जाना चाहता है। सबको टैक्स पेयर से पैसा चाहिए और पॉलिटिशियन ओबलाइज करने को तैयार हैं। तो इकोनॉमिक स्थिति कैसे सुधरेगी? आप देखते जाइए, हर साल समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और ये इंपॉर्टेंट चिंता है। और मुझे नहीं पता कि देखिए, राज्य सरकारों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको चुनाव से मतलब है। कुल मिला के केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं, किसान दुखी है तो सड़क जाम कर दो। और कभी भी किसान नेता बिचौलियों और मंडी आड़तियों और दलालों के खिलाफ कभी आंदोलन नहीं करते, आपने देखा होगा। क्योंकि वही किसान नेताओं का बैक एंड में मंडियों में कांटेक्ट है, सामने वो किसान है। आप पंजाब के जितने किसान नेता, आप उनका बैकग्राउंड उठा लीजिए। चडूनी क्या है? चडूनी मंडी के व्यापारी हैं लेकिन किसान नेता है। राकेश टिकैत क्या है? एक हिसाब से दलाल है, मंडी में नहीं बैठते लेकिन दलाली सब तरह की करते। तो कहने का मतलब यह है कि ये पूरा पैसे का खेल है सर। और सरकार को दबाओ, गर्दन मरोड़ो किसान के नाम पे, क्योंकि किसान एक वोट बैंक है और इसका फायदा किसान नेता पूरा उठाते हैं। राजनीतिक दल, क्योंकि उसमें उनकी भी भागीदारी होती है, चाहे वो सत्ता में और विपक्ष में, कुल मिला के सबको पैसा मिलता है ज्यादा, तो कौन विरोध करेगा? तो ये मिल बांट के खाइए, जो होगा वो देश की किस्मत। अब ये कितने दिन चलता है ये हम सबको देखना है। क्योंकि मैं एक चीज बोल सकता हूं सर, जिस तरह से एमएसपी हम इस तरह बढ़ाते जा रहे हैं और जिस तरह की हम पॉलिसीज बनाते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान का कंज्यूमर इंपोर्टेड व्हीट, राइस और तेल खाएगा। भारत के किसानों का माल भारत सरकार गोडाउन में रख के या तो सड़ाएगी या आधे दाम पे बेचेगी बाजार में, उसको ऑफलोड करने के लिए। और सरकारों के पास सिर्फ बाजार से माल खरीदना और बेचने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में जितने बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, हम चाहे कितना भी शोर मचा लें कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा चल रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन उन सब सरकारों को पता है कि आने वाले दिनों में भारत उनकी फसलों के लिए बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है। सब उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं और वही तरीके प्लानिंग चल रही है वहां के लोगों की। कोई भारत को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर के रूप में नहीं देख रहा है। ये मैं आपको अंदर की बात बता देता हूं। भारत सरकार गलत फहमी में है कि वी आर फूड सिक्योर। कार्बोहाइड्रेट के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। तेल 70% आप आयात कर रहे हैं, दालें आपके पास है नहीं। सिर्फ गेहूं, चावल, चीनी और मक्का,
इसके अलावा आपके पास कुछ भी सरप्लस नहीं। ये है ग्राउंड रियलिटी। जी हाँ, और सीएसीपी जो है इसमें जो ये पूरा जो चिंगारी है इसको और भड़काने का काम करती है, उसमें हवा देने का काम करती है। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और आप सुपर चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जो बार-बार जिस टाइम आपके ये चल रहा था, किसान आंदोलन भी चल रहा था, उस टाइम पे ये राकेश डकैत जो था, ये बार-बार बात ये करता था कि हमको गारंटी दो, हमको एमएसपी के गारंटी का कानून बनाओ। तो ये जो एमएसपी के गारंटी का कानून जो है, वो कैसे किसी को आप फोर्स कर सकते हैं कि वो कोई माल खरीदे? सर देखिए, भारत सरकार बहुत सारे इलॉजिकल डिसीजन ले रही है। अगर कुछ और भी ले ले तो कोई विचित्र नहीं होगा। जैसे आज का डिसीजन, जैसे स्वामीनाथन रिकमेंडेशन इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इलॉजिकल। सॉरी टू से, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, बट उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। इकोनॉमिक लॉजिक तो नहीं है, पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन आप किसी भी चीज का बना सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब आपके सामने दो उदाहरण रखता हूं सर। आपके पास 1 हेक्टेयर के अंदर आज 1 टन सूरजमुखी पैदा हो रहा है, आपने उसका एमएसपी रख दिया 64 रुपए पर केजी, ठीक है सर। कल को मान लीजिए मेरी प्रोडक्शन घट के हो जाती है 500 किलो उसी सूरजमुखी के खेत में, तो क्या होगा? मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई बिकॉज ऑफ माई इनएफिशिएंसी। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? एमएसपी को बढ़ा के 80 रुपए कर देंगे। इसका मतलब जो जितना इनएफिशिएंट होगा उसको उतनी ज्यादा एमएसपी मिलनी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं? आप इनएफिशिएंसी को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। ये कहीं दुनिया में, ये कहीं इसका इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन आपको समझ में आता है? ये सीएसीपी कर रही है, जो अपने आप में एक इकोनॉमिक थिंक टैंक होना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उसका पूरा का पूरा लॉजिक सिर्फ पॉलिटिकल है और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उनकी किसी रिकमेंडेशन। मतलब जो जितना ज्यादा महंगा फसल पैदा करेगा उसको उतना ज्यादा एमएसपी मिलना चाहिए। इसका मतलब तो यही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, एमएसपी बढ़ता जाएगा। हिंदुस्तान में आपने कभी भी सीएसीपी की रिकमेंडेशन ये नहीं देखी होगी, हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कदम उठाएं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए? और कहीं पे भी सीएसीपी ने ये नहीं बताया है कि हमें इन राज्यों में या इन जिलों में एमएसपी नहीं बढ़ानी चाहिए इन फसलों में, क्योंकि एग्रीकल्चर इज बिकमिंग इनएफिशिएंट। वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि सीधा का सीधा सवाल खड़ा हो जाएगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आईसीआर सिस्टम पे कि आप लोग क्या कर रहे हो? साल में 20-25 हजार करोड़ रुपए जो आप रिसर्च के नाम पे ले रहे हो, वो पैसा जा कहां रहा है? अगर एग्रीकल्चर इनएफिशिएंट हो रहा है तो कौन सी रिसर्च कर रहे हो जिसके कारण इनएफिशिएंसी बढ़ रही है? तो ये बहुत गंभीर सवाल है और सीएसीपी का लॉजिक मुझे कोई जस्टिफिकेशन उनका समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो 6-7 पैरामीटर वो कंसीडर करते हैं जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमएसपी, कल मैंने उस पे पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस किया है मेरे वीडियो में कि आप उसको देखिए कि किसी भी पॉइंट पे सनफ्लावर का 64 रुपए क्यों एमएसपी होना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है। तो ये बात तो बहुत क्लियर है। ये तो था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेके। दूसरा, हर फसल में अलग अलग वैरायटीज होती हैं और हर खेत में जब भी हार्वेस्टिंग होता है तो यूनिफॉर्म क्वालिटी नहीं होती है। कोई ए ग्रेड होगा, कोई बी ग्रेड होगा, कोई सी ग्रेड होगा।
आपने एमएसपी पे कोई क्वालिटी क्राइटेरिया नहीं रखा है। आप कहते हैं फेयर एवरेज प्राइस, फेयर एवरेज क्वालिटी, एफएक्यू। क्या एफएक्यू एफएसएसएआई को एक्सेप्टेबल है? एक तरफ आपका एफएसएसएआई का कानून है जो फूड क्वालिटी इंश्योर करता है, दूसरी तरफ आपने एफएक्यू बना रखा है जो एफएसएसएआई से सब स्टैंडर्ड है। ये क्या मजाक है इस देश में? अगर आप ये बोलो कि एफएसएसएआई अप्रूव्ड क्वालिटी का एमएसपी हम देंगे, बात समझ में आती है कि चलो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए तैयार है माल, उसमें प्रोसेसर के ऊपर खर्चा कम आता है, कंज्यूमर की सेहत बचती है, समझ में आती है बात। लेकिन आप फेयर एवरेज क्वालिटी जिसका पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन है, क्योंकि जैसे ही बारिश आती है, एफएक्यू में क्या होता है, पंजाब के सीएम का फोन आएगा दिल्ली में कि साहब मॉइस्चर 2% बढ़ा दो क्योंकि बारिश हो गई, नमी ज्यादा है, चाहे वो ऊपर से पानी डाला हो। सर इसमें थोड़ा कूड़ा कचरा अलाउ ज्यादा कर दो क्योंकि किसानों ने उसके अंदर जब मशीनों से हार्वेस्टिंग किया है तो उसमें कचरा घुस गया है, अब वो कैसे छाटेंगे? इसीलिए एफएक्यू का स्टैंडर्ड बदल दिया जाता है, क्योंकि एफएक्यू स्टैंडर्ड कोई स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है। और उसके ऊपर अब आप कहते हो हम एमएसपी देंगे, इसका मतलब मैं जितना उसमें कूड़ा कचरा डाल दूंगा आपको एमएसपी मिल जाएगा। तो ये तो है प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के पैरामीटर बाहर हैं एमएसपी से। और दुख की बात यह है कि स्वामीनाथन ने इसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी बाय सेइंग कि एमएसपी पे 50% जोड़ के देना चाहिए। उन्होंने ना तो प्रोडक्टिविटी का परफॉर्मेंस पैरामीटर डाला, ना उन्होंने कहा कि एमएसपी के लिए मिनिमम एफएसएसएआई क्वालिटी होनी चाहिए तो आप उस पर एमएसपी दे सकते हैं। एक लॉजिक समझ में आता है, एक साइंटिफिक जस्टिफिकेशन समझ में आता। खेती में सबसे बड़ी पॉलिटिक्स करी है डॉक्टर स्वामीनाथन ने, और आज हालत यह हो गई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं है जो ये कह सके कि स्वामीनाथन रिपोर्ट गलत है, क्योंकि इसमें तुरंत किसान नेता सड़क पे आ जाएंगे। देखो आप एक साइंटिस्ट की बात को नहीं मान रहे, लोग ये नहीं देख रहे कि वो रिकमेंडेशंस इलॉजिकल है। तो इसीलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर इज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी, इट इज नॉट ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेरी वेल सेड, आपने बिल्कुल सही कहा कि एग्रीकल्चर इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उस पे जो है, और जिसको कहते हैं कोड़ में खा दिए कि साहब अनाउंस कर दिया कि हम तो किसानों की इनकम जो है वो डबल करेंगे। अब किसानों की इनकम डबल करने के लिए जो प्रोविजंस हैं, जो मैं भी एग्रीकल्चर सेक्टर में रहा हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और मैंने भी देखा है ये सब चीज़ें किस तरह से इसमें सब गड़बड़ झाला करते हैं। और किसानों की इनकम तो जब तक आप मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकती। लेकिन ये सारा जो एमएसपी का खेल है वो केवल और केवल वो आपको मोनोक्रॉपिंग ही इनकरेज करता है, जिससे आपके ज़मीन का नुकसान होता है, आपकी सॉइल क्वालिटी का नुकसान होता है, आपके आगे जो है वो प्रोक्योरमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, हर तरह की प्रॉब्लम इससे होती है। लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, मिक्स क्रॉपिंग की, इसकी बात तो मैं यहाँ होते नहीं देखता। जो वाटर डेफिशिएंट स्टेट लाइक राजस्थान, वहाँ हम ये बात कर लेते थे, लेकिन आप जो वाटर जहाँ पर है, पानी उपलब्ध है, वहाँ आप ये बात नहीं करते। सर मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ कि सरकार को ये सामने अब एक ही बात आ गई है, क्योंकि किसान हमारा वोट बैंक है। अब चाहे देश की इकोनॉमी का कुछ भी हो, सारे एक्सटेंशन वर्कर जो हैं आज की डेट में, सारे एक्सटेंशन वर्कर पंचायती राज में पता नहीं क्या क्या उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, सारे काम करते हैं वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अलावा। सर मैं एक ही चीज तो कह रहा हूं कि आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इतने 10 साल लगा दिए। मैं आपको कह रहा हूं ना, सीधी सी बात है, बेंचमार्किंग कर लीजिए ना आप। 10 साल में आपने 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पे खर्चा है। आउटपुट बता दीजिए कितनी प्रोडक्टिविटी किस किस क्रॉप की बढ़ी 10 साल में, और उसका बेंचमार्किंग कर दीजिए चाइना के साथ।
उसका बेंचमार्किंग कर दीजिए रशिया के साथ, उसका बेंचमार्किंग कर दीजिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसका बेंचमार्किंग कर दीजिए अमेरिका के साथ, किसी भी देश के साथ जिसको आपको लगता है कि आपकी जैसी जलवायु है, वहां के साथ बेंचमार्किंग कर लीजिए ना। समझ में आ जाएगा कि हमारी रिसर्च के नाम पे क्या हो रहा है इस देश में। क्योंकि हिंदुस्तान में दो चीजें बहुत होली काऊ बन गई हैं, एक किसान और दूसरा एग्रीकल्चर रिसर्च, क्योंकि दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन है। अब एक तरफ आप एफसीआई और प्रोक्योरमेंट में पैसा डालते रहिए, दूसरा आप एग्रीकल्चर रिसर्च में पैसा डालते रहिए। आउटपुट के नाम पे आप ये कह सकते हैं, देखिए हमने इंडिया को फूड सिक्योर बना दिया। अरे भाई, फूड सिक्योर बना दिया तो 70% तेल क्यों आयात कर रहे हैं? कि नहीं, तेल में समस्या है। हिंदुस्तान में 80 ग्राम पर पर्सन के हिसाब से दालें चाहिए, 140 करोड़ की आबादी है। कितना हो गया सर? कितना आपको दालें चाहिए और आप कितनी पैदा कर रहे हैं? फिर आप कहते हैं दालों में क्राइसिस नहीं। अरे दालों में क्राइसिस कैसे होगा? दालें महंगी होती हैं, लोग आलू खा लेते हैं, आलू महंगा हो जाता है, कोई और सब्जी खा लेते हैं, वहां सब्स्टिट्यूशन है। तो कोई जरूरी नहीं है दालें खाना। दालें इज नॉट ए एसेंशियल कमोडिटी टेक्निकली। थ्योरी में आप लिख सकते हैं कि इट इज एसेंशियल फूड, लेकिन मुझे यह बता दीजिए मेरे घर में कितनी बार दालें बनती हैं? जिस दिन दाल महंगी हो जाती है उस दिन कहते हैं यार पनीर ही सस्ता है। आज की तारीख में सबसे सस्ती सब्जी है ना, वो है एग करी। बेस्ट प्रोटीन एंड चीपेस्ट प्राइस। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि अगर आप अंडा खाते हैं तो आज के लिए सबसे अच्छी और सस्ती सब्जी है एग करी, क्योंकि अंडे से अच्छा प्रोटीन नहीं है और उससे सस्ता ऑप्शन नहीं है। तो कहने का मतलब यह है सर कि यह बात हमें समझनी पड़ेगी। और जहां तक बात है हरियाणा में आज आंदोलन खत्म करने के लिए, आपने कर लिया। आंदोलन खत्म करना क्या होता है? अब आपने क्या परमानेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? अभी आपने सूरजमुखी का किया है, अभी आप रुक जाइए, थोड़े दिन बाद फिर दालों पे शुरू हो जाएंगे लोग, फिर मक्के पे शुरू हो जाएंगे, फिर गेहूं पे, फिर पैडी पे। अभी तो शुरुआत है। आपने तो एक, जिसे कहते हैं ना, एक बता दिया कि यू आर ए सॉफ्ट स्टेट, हर आदमी बजाएगा। क्या ये किसान नेता घर चले जाएंगे? भाई आपने तो आज इनको हीरो बना दिया। अब ये तो अपनी इनकी मूंछ का सवाल हो गया। अब तो ये हर बार आपको सड़कों पे जाम करवाएंगे। आप क्या उखाड़ लेंगे इनका? और इनके पीछे तो आपके ओपोनेंट्स वाले लगे हुए ही हैं। वो तो आज सब मुस्कुरा रहे होंगे कि चलो 24 से पहले जब अप्रैल मई में चुनाव आएंगे, नेशनल इलेक्शन, हम तो पूरे देश में सड़कों पे बैठ जाएंगे कि साहब एमएसपी पे माल खरीदो। उस समय भारत सरकार की क्या मजबूरी होगी? क्योंकि मार्च में फसलें आएंगी, मार्च अप्रैल में जो बुआई होगी अक्टूबर नवंबर में, उसकी फसलें मार्च अप्रैल के आसपास आएंगी और उसी समय चुनाव का माहौल होगा। आप देखिएगा इस देश में क्या होता है। सारे दर्शकों से मैं कह रहा हूं, आप अपने अपने एरिया में नजर रखिएगा। आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और बढ़ेगा आज की डिसीजन के बाद। एक काम हो सकता है, चढ़ूनी और राकेश डकैत और इस तरह के जो है, कोई मेरे ख्याल से 10-20 लोगों को पकड़ के एनएसए में बंद कर दें तो कुछ नहीं होगा। सर एनएसए में आप बंद करने का टाइम था, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं, भारत सरकार के अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशंस कुछ तो होंगे, मुझे नहीं पता, हमें नहीं समझ में आती वो बात। लेकिन आज सबको पता है जो छुटभइये नेता नंबर 2 नंबर 3 लाइन में बैठे हैं वो सामने आ जाएंगे। क्योंकि वो सब, अगर राकेश टिकैत और चढ़ूनी जेल चले जाएंगे तो आपको क्या लगता है बाकी एस्पिरेशन नहीं है लोगों का नेता बनने का? सब खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आप 2 बार जेल चले गए तो एमएलए का टिकट पक्का हो जाता है, क्योंकि आप अब नोन हैं, आप, दुनिया आपको पहचानती है कि आपने देखो संघर्ष किया। तो भैया संघर्षशील किसानों के हितैषी लोग ही तो चाहिए संसद में और विधानसभाओं में। तो ऐसे लोग बहुत खड़े हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान में सर आप पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, मेरा अंतिम प्रश्न आज का ये है कि एमएसपी की जो गारंटी की जो बात हो रही है, यदि मान लीजिए गारंटी का लॉ ला दिया जाता है तो क्या स्थिति बनेगी?
सर, अगर गारंटी के साथ प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क और क्वालिटी बेंचमार्क आप कर देते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पॉलिटिशियन ये करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप ये करेंगे फिर आप कहेंगे देखिए साहब इससे करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, टेक्नोलॉजी तो आईसीआर देती है। आप मेरी बात में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, मैं क्या जी पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सरकार तो प्रोक्योरमेंट सिर्फ ग्रेन्स का करती है, वो बाकी का जो एमएसपी डिक्लेयर करती है उसका वो एमएसपी डिक्लेयर करके अगर गारंटी दे देती है कि साहब एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जाएगी, तो कितनी खरीद होगी? सर, देखिए सीधी सी बात है, मैं अगर व्यापारी की नजर से देखता हूं, मान लीजिए खरीदना किसको है, टेक एन एग्जांपल, मैं व्यापारी को आईटीसी खरीदना हूं। है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, व्यापारी अपने लिए नहीं खरीदता। आईटीसी व्यापारी को बोलेगा कि मेरे लिए माल खरीद, यूनिलीवर बोलेगा माल मेरे लिए खरीद, नेस्ले बोलेगा मेरे लिए खरीद, बाकी कंपनियां बोलेंगी मेरे लिए खरीद, क्योंकि इनके मालिक तो जाके मंडी में नहीं बैठते, वो तो एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम होता है, तो उनके ना एमडी जाएंगे ना मालिक जाएंगे मंडी में। तो जो व्यापारी बैठे हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से कि मुझे 5,000 टन, 10,000 टन, 20,000 टन माल चाहिए, इस रेट पे, इस क्वालिटी का आप खरीदो। अगर मान लीजिए ये फिक्स हो गया कि आप एमएसपी के नीचे नहीं खरीद सकते, तो मैं अब क्या कैलकुलेशन करूंगा? मैं अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीदूं या भारत की मंडी से खरीदूं? मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोयाबीन का रेट है 30 रुपए, भारत में है 50 रुपए, तो मैं कहूंगा 30 रुपए चलिए ठीक है, मिल गया, उसमें ट्रांसपोर्ट जोड़ दो, कस्टम ड्यूटी जोड़ दो, भाड़ा जोड़ दो, सब जोड़ दो, ले आओ, बात हो गई। फिर मैं कहूंगा मैं सोयाबीन क्यों लाऊं, सिर्फ तेल ही ले आता हूं ना, मेरे को तो, मैं तेल का व्यापारी हूं। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा बाजार का रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा, और आप ये मेरे लिए कंपल्शन नहीं कर सकते कि साहब आपको हिंदुस्तान के किसान से ही खरीदना होगा। उसका एक ही तरीका है कि आपको भारत की कस्टम ड्यूटीज बढ़ानी होंगी। जब आप भारत की कस्टम ड्यूटी बढ़ाओगे तो आपको डब्ल्यूटीओ में प्रॉब्लम आने वाली है। तो लोग कहेंगे अगर आप कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हो तो इससे हमारा जो एग्जिस्टिंग व्यापार है उसका नुकसान होता है, तो आप हमें इतना कंपनसेशन दे दीजिए। अगर आप कंपनसेशन नहीं दे सकते तो भारत के जितने प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट हमको कर रहे हैं, हम उन सब पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन। जब आप रिटेलिएशन की बात करोगे तो भारत में आपका जितना भी, आज मान लीजिए बासमती एक्सपोर्ट हो रहा है या एक्वाकल्चर एक्सपोर्ट हो रहा है, बाकी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, उनका एक्सपोर्ट घट जाएगा क्योंकि उनकी कस्टम ड्यूटी बढ़ गई, बाकी देशों से माल जाने लगेगा। जब ये एक्सपोर्ट रुक जाएगा तो भारत में दाम और गिरेंगे। जब भारत में दाम और गिरेंगे तो आप क्या करेंगे? भारत सरकार को तो भावांतर देना है, व्यापारी तो कहेगा 30 रुपए से ऊपर मैं लूंगा नहीं। और अगर आप मेरे को जबरदस्ती करते हैं कि खरीदना ही पड़ेगा, तो जो नॉन एमएसपी क्रॉप है मैं वो खरीद के व्यापार शुरू कर दूंगा। लोग अपना प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन बदल लेंगे, क्योंकि व्यापार करना कोई मेरे लिए गेहूं में और सरकार के हिसाब से ही व्यापार करना कोई जरूरी तो नहीं है ना। तो नुकसान होना है। आर्टिकल 19(1) आपको देता है, दैट इज योर बेसिक फ्रीडम। एंड चैप्टर 13 जो आपका आर्टिकल 301 से लेकर 304 है, जिसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, आपका पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एश्योरेंस है, आर्टिकल 301, 302, 303, 304, आप मुझ पे कैसे प्रतिबंध लगाएंगे? तो कुल मिला के स्थिति ये होगी कि मैं फिर वो चीजें आयात करना शुरू कर दूंगा जहां मुझे इकोनॉमिक सेंस मिलता है, क्योंकि व्यापारी तो अपना मुनाफा देखेगा, वो आपके पॉलिटिकल एजेंडे में थोड़ी शामिल होने वाला है कि भारत सरकार ने बोला एमएसपी पे लो तो हम भी एमएसपी पे लेंगे। अगर ऐसा होता तो सनफ्लावर का जो सीड है आज 64 रुपए, वो एमएसपी से नीचे क्यों बिच रहा है? आज ही भारत सरकार कानून बना देती ना कि हिंदुस्तान में जो भी सनफ्लावर सीड बिकेगा उसको एमएसपी के नीचे कोई नहीं खरीदेगा। एक टेस्ट आप यही कर लेते, आपको पता लगता कि कल से मंडियों में बिक्री बंद हो गई, व्यापारी कहेगा जी मैं ले ही नहीं रहा, लूंगा तो एमएसपी देना पड़ेगा ना, मैं ले ही नहीं रहा। अब किसान क्या करेगा? उसको ले जाके कहां रखेगा? पहले मैं 40 रुपए तो दे रहा था आपको, अब तो मैं ले ही नहीं रहा।
यही हो रहा है ना टमाटर और प्याज के साथ में आजकल। यही चीज़ अगर ये कर दिए होते प्राइवेट परचेज का डायरेक्ट, तो ये सारे के सारे जो है वो पूरे उसके अच्छे दाम ले रहे होते। देखिए आइए ऐसा अब है कि जी। किसान नेताओं को तो अपनी नेतागिरी करनी है और सरकार उनको हीरो बना रही है। उनको ना तो किसानों से मतलब है, ना उनको देश की इकोनॉमी से मतलब है, उनको अपनी राजनीति से मतलब है। उनका टीवी में चेहरा चमक जाए, उनका काम हो जाता है। सरकार उनके दबाव में आके फंसती जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि सरकार किसानों को भी एजुकेट नहीं कर रही कि व्यापार कैसे होता है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे करना है। कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर इज जीरो। यही जो गैप है, इसका फायदा ये किसान नेता उठाते हैं, किसानों को भड़काते हैं सरकार के खिलाफ। ये पहले एक्सटेंशन वर्कर किया करते थे, उनको डिफंक्ट कर दिया गया। आइए तो कीमत अब देंगे प्रश्न जी। ले लेते हैं। उससे पहले दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें। और विजय सरदाना जी की चैनल है विजय सरदाना इनसाइट्स, उस पर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो वहाँ भी मिलेंगे, उसको भी सब्सक्राइब करें और साथ में पत्रम पुष्पम के साथ हमारा सहयोग भी करें। मुरुगेशन स्वामी, Namaste SDG and VSG. Why hasn't the BJP taken any action against Rakesh Dakat and other individuals who are considered anti-national, despite having substantial evidence of their efforts to harm the farm laws and farmers? Master stroke है ये तो। Sir, this question should be directed to all BJP leadership. I have no answer. ये आदमी जो है, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये चुनाव लड़ पाए यूपी इलेक्शन में, लेकिन इसको साहब इतना वो बना रखा है जैसे कि पता नहीं ये क्या चीज हो गया। नेक्स्ट, जेबीजेपी टिकैत नाउ हैज गोल पग लाइक भिंडरावाले. सत्यपाल मलिक is talking Khalistan versus Hindu राष्ट्र in media. Protect Haryana, Rajasthan, UP Hindu jats from Punjabi Khalistanis. सर, मैं वही कह रहा हूं कि भारत सरकार को कब, कहां, कैसे एक्ट करना है, मैं ये मान के चलता हूं कि इनके पास कुछ ना कुछ तो रणनीति होगी। लेकिन जनता के जो सवाल हैं, ये जनता में बढ़ता हुआ आक्रोश और फ्रस्ट्रेशन दोनों इंडिकेट कर रहा है। तो अगर सरकार किसानों के नेताओं के आगे या सो कॉल्ड किसान नेताओं के आगे घुटने टेक रही है, तो इससे सरकार को यह भी सोचना होगा कि कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में ये छवि भी बन रही है कि ये सरकार कर क्या रही है और क्या ये सरकार के लिए उचित मैसेज है। क्या सरकार की इमेज इंप्रूव हो रही है या नीचे जा रही है? इससे तो नीचे जाएगी। खासतौर से जो सरकार को वोट देने वाले हैं वो देख रहे हैं कि साहब के जो सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं वो फायदा उठा रहे हैं, और जो सरकार को सत्यनिष्ठा से सपोर्ट करते हैं उनकी विचारों की ऐसी तैसी हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को समझना होगा कि इस तरह की चीजें क्या बीजेपी की इमेज इंप्रूव कर रही हैं या घटा रही हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल रिस्क तो लेना पड़ेगा उनको। राष्ट्र हित में प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नेंस के नाम पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी सरकार भी पॉपुलिज्म में फंसती जा रही है और उसकी कीमत उनको गवर्नेंस के रूप में देनी पड़ रही है। जी, पहले ये कहते थे कि ये हम गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। टेक ऑप्स, आपने जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट करी हैं, क्या ये डेमोक्रेसी के इश्यूज नहीं हैं? क्या कोर्ट में गवर्नमेंट को गलत डिसीजंस का चैलेंज नहीं किया जा सकता? देखिए, ये पॉलिसी डिसीजंस हैं, इसीलिए कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं करेगा अनलेस अदरवाइज किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा। प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट में जाके सरकार ये हलफनामा दे देगी कि दिस इज ए पॉलिसी डिसीजन, कोर्ट हैज नो रोल। फिर कोर्ट आपसे एज ए पिटिशनर ये पूछेगा कि साहब आपका क्या हक मारा गया? क्या आपको खाना नहीं मिला? क्या आपकी रोटी छीनी, आपकी तनख्वाह छीन के किसान को दी? ऐसा तो कुछ नहीं। फिर आपको कि नहीं, ये देश हित में नहीं है, तो कोर्ट भी कहेगा ठीक है, देश हित देखना सरकार का काम है, लेट गवर्नमेंट डू इट्स वर्क।
अब यही स्थिति है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ आ जाएगा। जी, नेक्स्ट। पूर्व में एसपी अखिलेश यादव एंड आईएसआई इज waiting for Jat discontent versus rest of Hindus to form Muslim Jat alliance in Western UP to do 30-year harm as MY alliance। देखिए ये वेस्टर्न यूपी वाला जो है ना, ये जाटलैंड, इट इज हाइड अप। आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न यूपी में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां जाटों की संख्या 20% से अधिक हो, और इसीलिए चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत सिंह मुजफ्फरनगर और बागपत से चुनाव हारे हैं पिछली बार। आपको लगता है उनको जाटों ने वोट नहीं दिया क्या? लेकिन जाटों के अलावा और भी वोट हैं। हरियाणा में भी यही समस्या है। हरियाणा में जाट उत्पात करते हैं तो बाकी सब एक तरफ हो जाते हैं। ये आप देख चुके हैं, 2 बार से खट्टर साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं ना, इसीलिए बन रहे हैं। तो ये जो है ना कि साहब की जाट जो है, जो है, कहीं पंजाब वाली सिचुएशन नहीं है। इसीलिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इसीलिए कांग्रेस भी जाट मुद्दा ज्यादा नहीं उछाल रही है। वो मुद्दे उठा रही है किसान के, पहलवानों के, लेकिन उसमें वो जाट शब्द नहीं जोड़ रहे हैं। तो इनडायरेक्टली बिहाइंड द सीन कांग्रेस बैटिंग कर रही है, लेकिन वो इस बात से भी डर रही है कि ये जाट आंदोलन के रूप में अगर आएगा तो कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन पब्लिक को तो पता है ना, ये पब्लिक तो सब पब्लिक को समझती तो है। पता जितना ये उत्पात करेंगे उतना इनका नुकसान होगा। और ये यही वाली जो है, ये सब पहलवानों के साथ ये सब कर रहे हैं, जितने ये कर रहे हैं, ये सब पॉलिटिकली तो इनका खुद का नुकसान होगा, लेकिन ये किसानों के मुद्दे पे बार बार सरेंडर करके सरकार जो है वो ओवरऑल देश का नुकसान कर रही है। नेक्स्ट। Jahangir Gotla, I think government should be honest about MSP, freebies, pitfalls, and educate them that everyone will lose in the end. Election Commission must step forward and support the government to even the field. ये इलेक्शन कमीशन का मामला ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो केवल उसी टाइम पे आएगा जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। बाद में बीच में कुछ नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। या आप कुछ ऐड करेंगे? इसमें से मेरा यही कहना है कि जहां तक बात है एजुकेशन की, सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। आपको 5 साल मिले हैं जनता को एजुकेट करने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, सिखाने के लिए। आपके पास दुनिया भर के टीवी चैनल्स, रेडियो चैनल्स हैं, सब है, लेकिन उसका उपयोग जनता को सही दिशा दिखाने के लिए नहीं हो रहा है। ये एक दुख की बात है। और ये मैंने एक बार कहा भी था, एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को, आदमी हैं वो सत्ता में, उनको मैंने कहा था कि जब किसान आंदोलन भी था तो आपको कम से कम दूरदर्शन पे तीनों कानून लाइन बाय लाइन, आपके पास हर लैंग्वेज में चैनल है, क्या आप पढ़ के किसानों को नहीं बता सकते थे कि देखिए पहली लाइन में ये लिखा है, दूसरी लाइन में ये लिखा है, तीसरी में ये लिखा है? आपके पास 24 घंटे का हर रीजनल लैंग्वेज में चैनल है, दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं। लोग अराजकता फैलाते रहे, कानूनों को मिसलीड वे में, मतलब कि रॉन्ग वे में इंटरप्रेट करते रहे, लेकिन सही वे में इंटरप्रेट करने का काम दूरदर्शन ने क्यों नहीं किया, या विविध भारती ने, या आकाशवाणी ने क्यों नहीं किया? ये मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भारत सरकार, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का हारने का एक सबसे बड़ा कारण था लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आज सरकार के पास सब साधन होते हुए भी सही बात जनता को क्यों नहीं सिखा रहे? ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। ये मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया है सरकार, या कर क्यों नहीं रही। जी, नेक्स्ट। दीपक कश्यप, what is stopping the government to work directly with the farmers? पॉलिटिकल विल, इच्छा नहीं। इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं और प्रश्नों के साथ साथ कार्यक्रम भी समाप्त होता है। हमारे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया चैनल्स को ज्वाइन करें, उनसे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, वंदे मातरम।